नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के साथ साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर चल रहा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस चल रहा है। उस सिलेबस में आप लोगों ने देखा होगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ और उसके बाद में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करवाया। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों ने देखा कि 6 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुके थे, किसी कारणवश बीच में रह गया था सिलेबस, तो आज उसको दोबारा शुरू करने हैं कि आगे से और क्या पढ़ेंगे। उसमें आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों ने पी टाइप का अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, पी एन संधि क्या होती है, डायोड क्या होता है, वो सब देख लिया था आप लोगों ने। उसके बाद में पी एन संधि या डायोड को आप लोगों ने दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किया और मैंने आपको बताया था कि दिष्टकारी में सबसे पहले ये देखा था आप लोगों ने कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, मतलब कि अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है। तो अर्ध तरंग पढ़ने के बाद आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। दोस्तों, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि ये जो रेक्टिफायर, ये जो डायोड है, ये रेक्टिफिकेशन करते हैं, एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि पी एन संधि को ही डायोड कहते हैं जो एसी को डीसी में परिवर्तित करने का काम करती है। तो कितने डायोड लगाएंगे, 1 लगाया, 2 लगाया, 4 लगाया, 6 लगाया, जितने भी डायोड लगाते हैं उनका काम एक ही होता है कि धारा को एक दिशा में प्रवाहित करवाना। तो अपने जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आगे पढ़ेंगे उनमें इस डायोड का ही प्रयोग होगा, पी एन संधि का ही प्रयोग होगा, चाहे आप डायोड बोल दो चाहे पी एन संधि बोल दो। पी एन संधि के आधार पर ही सभी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का निर्माण किया जाएगा। और ये आप लोगों ने देखा कि पी एन संधि किससे बनी, अर्धचालक से बनी। कौन कौन से, एक इंट्रीसिंक और एक एक्सट्रीसिंक। एक्सट्रीसिंक अर्धचालक 2 प्रकार के थे, उनसे बनी। तो उसके आधार पर आगे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने को डीसी की आवश्यकता पड़ेगी या फिर पी एन संधि के आधार पर और इक्विपमेंट बनाएंगे, जैसे एससीआर है, डायक है, ट्राइक है। ये जो इक्विपमेंट बनेंगे, ट्रांजिस्टर बनेंगे, सब किससे बनेंगे, पी एन संधि से बनेंगे। तो इसलिए पी एन संधि की बाइसिंग देखी और आज उस रेक्टिफायर के तौर पर उसको प्रयोग करें, जिसको कहते हैं आज फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि इलेक्ट्रॉनिक में से क्वेश्चन आता है तो फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर में से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। लगभग देखा जाए तो 90% फुल वेव रेक्टिफायर से ही होता है। तो आज बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट नियमित पैटर्न के आधार पर संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना, अन्यथा आप लोग बहुत कुछ मिस कर सकते हो, ताकि आप जिससे कि आप लोग इसमें आपको ध्यान नहीं होगा कि क्या पढ़ाया था, और नोट्स जरूर बनाना। तो चलिए अब करते हैं शुरू फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। फुल वेव रेक्टिफायर, इसको कहेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी। देखो, कुछ नाम आते हैं, मतलब कि एक तो रेक्टिफायर और एक रेक्टिफिकेशन आता है। रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति होती है। और रेक्टिफिकेशन किस प्रकार वो प्रक्रिया होगी, रेक्टिफिकेशन एसी को डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया रेक्टिफिकेशन कहलाती है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफिकेशन करता है। किसका करता है, एसी का डीसी में रेक्टिफिकेशन करता है। तो वो पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन क्या। सबसे पहले अब देखो, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हाफ वेव रेक्टिफायर में आप लोगों ने एक डायोड प्रयोग किया था, लेकिन आज यहाँ 2 डायोड प्रयोग करेंगे। मैं पहले सर्किट डायग्राम बनाऊंगा और फिर आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट धारा और वोल्टेज के हिसाब से इसका मान लिखाऊंगा और संपूर्ण बातें बताऊंगा किस प्रकार डीसी में परिवर्तित करेगा और कौन सी डीसी मिलेगी और इसकी आवृत्ति क्या रहेगी, आवृत्ति होगी कि नहीं होगी। सारी बातें लिख लेना, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सर्किट डायग्राम के आधार पर बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होता है। और आप लोगों ने फुल हाफ वेव रेक्टिफायर देखा, उससे कुछ अलग है ये। तो सबसे पहले अब देखेंगे, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि ये अपने सर्किट डायग्राम के आधार पर। तो सर्किट डायग्राम में पहले क्या लेंगे, एक ट्रांसफार्मर लेंगे, क्योंकि आपको डीसी चाहिए, सॉरी एसी चाहिए। एसी कौन देगा, अब कहोगे सर एसी तो सीधी मिल सकती है, सीधी मिल सकती है। एसी आपको 12 वोल्टेज चाहिए, जैसे अपने घर में 220 वोल्टेज एसी आती है। अब कहेंगे सर 9 वोल्टेज डीसी चाहिए या 9 वोल्टेज एसी चाहिए, 12 वोल्टेज एसी चाहिए। रेक्टिफायर कभी वोल्टेज को कम ज़्यादा नहीं करता है, सिर्फ ओनली एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। जितने वोल्टेज मिलेंगे, माना कि आपने डायोड को 220 वोल्टेज दिए तो डीसी में 220 वोल्टेज ही देगा आपको, वो कम करके देने वाला नहीं है। तो यहाँ आप लोगों ने बताया एसी लगाई, आप लोगों ने ये लगाई एसी, ये प्राइमरी वाइंडिंग, और अब लगाएंगे आगे सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कोर लगा दी। ट्रांसफार्मर कैसा लेंगे, मैं आप लोगों को बता, ट्रांसफार्मर में सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर है। द्वितीयक वाइंडिंग के 3 सिरे होंगे, आप लोगों को 3 सिरे कैसे, ये आपकी द्वितीयक वाइंडिंग हो गई।
अब देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टन है। तो सेंटर में से 5 टन, 1 2 3 4 5, यहाँ एक टेप निकाल लेंगे। किसमें से? द्वितीयक वाइंडिंग के मध्य में से निकालेंगे। द्वितीयक वाइंडिंग के मध्य में से एक टेप निकाल लेंगे। अब 5 टन इधर है और 5 टन, इसका दोनों का मान बराबर रहेगा, वोल्टेज का मान बराबर रहेगा। अब यहाँ क्या लगा देंगे? अब आप देखोगे यहाँ रेक्टिफायर लगा दें, डायोड लगा दें। कितने डायोड लगाएंगे? 2 डायोड लगाएंगे आपको। तो यहाँ लगाए 2 डायोड, यहाँ लगाए 2 डायोड लगा दिए। यहाँ पे ये 2 डायोड लगा दिया आप लोगों ने यहाँ पे। अब डायोड का संयोजन करके दिखाता हूँ कि इसका संयोजन कैसे करेंगे। डायोड में से आउटपुट निकलेगी और ये मिलेगी आप लोगों को, ऐसे इन दोनों को आपस में संयोजित कर देंगे। ये आप लोगों ने इसको संयोजित कर दिया। सर्किट डायग्राम बनाना सीखोगे और प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो कभी भूलने वाले नहीं होगे। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, इस हिसाब से सर्किट डायग्राम बनाओ और आप इसको देखते चले जाओ। ये आपको लाल रंग से दिखा दो कि डीसी मिलेगी। यहाँ पे लाल रंग से दिखा देता हूँ आपको मैं पूरी बातें, कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यहाँ क्या मिलेगी आप लोगों को? ये आपको मिलेगी डीसी। अब कैसे मिलेगी डीसी आपको दिखाता हूँ, देखा आपको मैं। ये तो था आपका, और ये हो गया, यहाँ पे आपको मिल गया मध्य में से ऋणात्मक शिरा मिल गया। ये आपको क्या मिला? ऋणात्मक शिरा मिल गया। और यहाँ मैं इसको लोड से संयोजित कर देता हूँ। किसको करेंगे? लोड से संयोजित कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ से लोड लगाया और ये लगाया RL, ये रेजिस्टेंस लगाया यहाँ पे, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पे क्या लगाया? ऋणात्मक शिरा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा और किससे मिलेगा, कितना मिलेगा आपको बताऊंगा भाई। ये होगा RL। और यहाँ आप लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगी आप लोगों को DC। कैसे मिलेगी ये आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट देखते चले जाना। ये मैंने सर्किट डायग्राम पूरा कर दिया है, ये कर दिया सर्किट डायग्राम पूरा। यहाँ मिली आपको DC। किस प्रकार की मिलेगी अभी आपको बताऊंगा मैं। ये आप लोगों को लग रहा है कि सर्किट डायग्राम। अब आगे देखते हैं। देखो ये AC लगाई, AC में क्या लगाएंगे? VM sin ओमेगा t, अधिकतम मान लगाएंगे। DC का वो लगाएंगे RMS मान, तो VM sin ओमेगा t। ये आप लोगों ने AC का चैप्टर पढ़ा देखा होगा, मेरा AC का चैप्टर इलेक्ट्रिशियन में चल रहा है। उसमें ये क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग। P1 प्राइमरी वाइंडिंग का पहला सिरा, P2 प्राइमरी वाइंडिंग का सेकंड सिरा। ये क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग। S1 पहला सिरा, S2 सेकंड सिरा। 2 सिरे होंगे आप वाइंडिंग के, ये आपको दिखा दिया मैंने। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ वोल्टेज का मान 0 होगा, यहाँ वोल्टेज का मान 0 होगा, तो यहाँ अधिकतम मिलेगा आपको को। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या दिखाऊँ आप लोगों को? 2 वोल्टेज हो गए। इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के 2 वोल्टेज मिलेंगे, दोनों बराबर मिलेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा V1, ये यहाँ से यहाँ तक का, और ये यहाँ से यहाँ तक का क्या मिलेगा? V2 वोल्टेज मिलेगा आप लोगों को। 2 वोल्टेज मिलेंगे। दोनों की प्रक्रिया बताऊंगा किस प्रकार ये कार्य करेंगे। ये आप लोगों को क्या है? ये D1 है और ये क्या है? ये D2 है। इस D1 से धारा प्रवाहित होगी, इसको क्या लगेंगे? ID1 होगी, और ये क्या रहेगी? ID2 होगी, क्योंकि डायोड सेकंड की धारा रहेगी। ये धारा कौन सी रहेगी? IDC रहेगी। आपको जो धारा मिलेगी वो DC की धारा मिलेगी आप लोगों को। ये मैंने लिख दिया आप। और यह क्या मिलेगी? DC मिलेगी आपको। इस पॉइंट पे DC मिल जाएगी और इसमें से धारा प्रवाहित हो जाएगी। ये हुआ आप लोगों का सर्किट कंप्लीट। अब आगे इसके बारे में दिखाता हूं। आप ये भी कह सकते हो कि ये धारा 1 है और ये धारा 2 है, 2 धारा रहेंगी यहाँ पे। अब आप लोग आगे देखो कि इसमें क्या होता है। सबसे पहली बात आप लिखना चाहो तो सर्किट डायग्राम के हिसाब से लिख लो कि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। आपसे काफी बार पूछा जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसमें 2 डायोड, फुल वेव लिख लेना। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। ब्रिज में 4 रहेंगे और हाफ में 1 रहेगा। देखते चले जाना आप। प्रयोग किए जाते हैं। और क्या होता है? यहाँ पे एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है। एक ये तो प्रश्न काफी बार आ गया कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। आप पेपर उठा के देखो, जो ये प्रश्न आपको IIT में भी मिल जाएगा, किसी कंपटीशन एग्जाम में मिल जाएगा, और आप किसी कंपटीशन एग्जाम के पेपर को खोल के देखोगे वहां भी मिल जाएगा। दोनों के दोनों प्रश्न मिल जाएंगे आपको। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। अब सेंटर टेप का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य में से, सेंटर में से एक टेप निकाली जाती है, उसको कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। 2 बातें आ गई, किया जाता है। अब आगे इसका प्रचालन देखते हैं। प्रचालन इसका ऑपरेशन देखते हैं, किस प्रकार AC को DC में बदलता है, और यही प्रश्न काफी आते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि DC का मान कितना रहेगा, इस DC का मान कितना रहेगा, इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या रहेगी, धारा का मान क्या रहेगा, सब बताऊंगा आपको। और यहाँ DC मिलेगी, वो कैसे मिलेगी वो भी बताऊंगा ऑपरेशन के हिसाब से। अब मेरी बातें गौर से सुनना, लिखना चाहो तो लिख लेना। जब सेंटर ट्रैप इसकी बात करते हैं, ठीक है ना, इसको सप्लाई से संयोजित करते हैं। कौन से? AC सप्लाई से। जब सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को, ये कौन सा है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है आपका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। फिर दिखाता हूं, सेंटर टेप एग्जामर है,
ये आपका सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर है। सर्किट कौन सा है? फुल वेव रेक्टिफायर का है। सर्किट किसका है? फुल वेव रेक्टिफायर का है, मतलब कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी का है। अब मैं इसकी ऑपरेशन बताता हूं। जब सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर को एसी से संयोजित किया जाता है, कर दिया संयोजित, फिर आगे क्या होगा? तो उसके द्वितीय कुंडल में उसके वोल्ट अनुपात के अनुसार, टर्न रेशियो के अनुसार वोल्टेज उत्पन्न होगा। समझ गए आप? इसमें एसी देंगे और डीसी में, इसकी सेकेंडरी में वोल्टेज उत्पन्न होगा। कैसा होगा? उसके टर्न रेशियो के अनुसार, टर्नों की संख्या कितनी है उसके हिसाब से वोल्टेज उत्पन्न होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग के एक सिरे से S1 से D1 संयोजित किया जाता है। D1 संयोजित होता है और सेकेंडरी सिरा S2 से D2 संयोजित होता है। मेरी बातें गौर से सुनता जाना और लिखते चलाना। अब लिखो तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग के एक सिरा S1 से कौन सा संयोजित होगा? मैं लिखा देता हूं यहाँ पे, कोई बात नहीं। S1 से D1 होगा और S2 से D2 होगा। दो आपके पास डायोड होंगे, दो ही सिरे होंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग के S1 से D1 संयोजित होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग S2 से सेकेंडरी सिरे से D2 संयोजित होगा। यहाँ तक कि आपको लिख लिया है। फिर लिखेंगे जब सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होती है, यहाँ वोल्टेज उत्पन्न होगी, इसमें सप्लाई देंगे, यहाँ वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी। अब मान लीजिए कि कैसा ट्रांसफार्मर था। अब आप लोगों को कहोगे यहाँ 12 वोल्टेज लेते हैं या 24 वोल्टेज लेते हैं, यहाँ आप लोगों ने 220 वोल्टेज दिए और यहाँ आप लोग टर्नों की संख्या कम कर दी या बढ़ा दी। आप लोग कहोगे सर 100 ही वोल्टेज चाहिए, तो टर्नों की संख्या से आधी कर देंगे, 100 वोल्टेज मिल जाएंगे। वो इसके टर्न रेशियो पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको यहाँ तक क्या मिला? एसी है। यहाँ तक क्या है? यहाँ तक ये एसी की वोल्टेज है, यहाँ तक एसी है, ठीक है। अब आगे की बात देखते हैं क्या होता है। देखो ये वोल्टेज जितना रहेगा 100 है तो ये 100 ही रहेगा। याद रखना, ये वोल्टेज 100 है, ये 100 ही रहेगा, क्योंकि इसके बराबर वो ये बीच में सेंटर में क्या है? ऋणात्मक शिरा है, इसका मतलब कि नेगेटिव शिरा है। तो अब देखो एसी कैसी होती है, एसी के बारे में देखते हैं। एसी किस प्रकार होती है? मैंने यहाँ तक बता दिया है कि D1 और D2 संयोजित होंगे। जब सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होंगे वोल्टेज, तो एक शिरा धनात्मक, ये धनात्मक होगा और ये शिरा ऋणात्मक होगा। जब ये ऋणात्मक हो जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। कैसे होता है मैं बताता हूँ। और मध्यम शिरे को अर्थ कर दिया जाता है कि इसमें किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं हो, ठीक है। ये तो इसका प्रचलन था। अब आगे बताता हूँ क्या होता है एसी में। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने ये एसी यहाँ लगे, एसी का सिंबल देखो, मैं आपको पूरा इसका फॉर्मूला बताता हूँ। एसी कैसे? देखो ये एसी है, ये है एसी। यहाँ तक क्या मिलेगी आपको? एसी मिली। यहाँ तक क्या मिली? ये एसी है, यहाँ तो यहाँ एसी है और यहाँ भी क्या है? एसी मिली है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर बदलता नहीं है, सिर्फ एसी को एसी में ट्रांसफर करता है। ये इसका पॉजिटिव शिरा है, ये इसका नेगेटिव शिरा है। अब देखते हैं जब ये शिरा इसका पॉजिटिव होता है, गौर से देखेंगे, ये शिरा इसका पॉजिटिव मिला इसको, तो इसको नेगेटिव मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। और जब इसको नेगेटिव मिलेगा तो इसको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि एसी बदलती रहती है, ऐसे एसी बदलती रहती है। ये ऐसे एसी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा एक पल के साथ में, एक पल में ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये इनके एसी क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। एसी का मान एवं प्रवाह दिशा निश्चित समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो। एसी की परिभाषा जानते हो कि एसी का मान एवं प्रवाह दिशा निश्चित समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, ओमेगा टी के साथ कोणीय गति से चलकर। ये क्या है? ओमेगा टी है। ये आप लोगों ने एसी का चैप्टर पढ़ा होता, आपको ध्यान होगा। अब आगे इसकी प्रचलन बताता हूँ। देखो जब एसी का ये शिरा पॉजिटिव यहाँ आया तो नेगेटिव यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। अब इसके पास पॉजिटिव आएगा तो इसके पास नेगेटिव चले जाएगा एक पल के साथ। देखो यहाँ पे तो क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। जब S1 पॉजिटिव होगा, इसके आगे लिखाता हूँ। देखो यहाँ S1 पॉजिटिव है, S1 बराबर क्या है? पॉजिटिव है। तो आप लोगों को पता है कि इसका ये P है और ये N है, डायोड का P और N है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये डायोड कौन सी अवस्था में आ गया? ये डायोड कौन सी अवस्था में आ चुका है? आप लोगों ने देखा था कि पी सिरे पर जो पॉजिटिव मिलता है, धनात्मक मिलता है, तो वह फॉरवर्ड बाइस अवस्था होती है। आप लोगों ने देखा होगा, पी एन संधि पड़ी होगी, या फिर पी प्रकार के और एन प्रकार के चालक देखे होंगे पी एन संधि में। तो ये क्या होगा? ये डायोड अब फॉरवर्ड अवस्था में होगा। लिखना चाहो तो लिख लेना कि सेकेंडरी वाइंडिंग के S1 पर जब पॉजिटिव आता है एसी का, तो यह D1 डायोड 1 फॉरवर्ड अवस्था में आ जाता है और धारा प्रवाहित हो जाती है। ये हुई आपकी धारा प्रवाहित। ये धारा प्रवाहित होगी यहाँ से, ये धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से तो पूरे सर्किट में धारा चल जाती है। ये आपका नेगेटिव मिली जगह है, सर्किट में धारा प्रवाहित हो जाती है। अब एक डायोड की धारा प्रवाहित हुई। अब देखो मैं इसकी कंडीशन दिखाता हूँ आपको, यहाँ से यहीं लिख लेंगे, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे जब S1, देखो S1 बराबर पॉजिटिव होता है तो D1 फॉरवर्ड होता है,
D1 कैसा होता है, फॉरवर्ड अग्रवाइज होता है। इसकी हिंदी में लिख दूँ या आप अंग्रेजी में लिख लो, अग्रवाइज होता है, अग्रवाइज होता है और धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित, क्योंकि फॉरवर्ड वाइस में ही धारा प्रवाहित होती है, रिवर्स वाइस में धारा प्रवाहित नहीं होती है। और उस कंडीशन में क्या होगा, S2 कैसा होगा, S2 बराबर होगा नेगेटिव, और यहाँ क्या संयोजित है D2, और यहाँ ये होगा रिवर्स वाइस, ये फर्स्ट वाइस होगा, फर्स्ट वाइस रिवर्स वाइस अवस्था में होगा और धारा नहीं, धारा प्रवाहित नहीं होगी, नहीं होगी, आई नहीं होगी, आई धारा मतलब धारा प्रवाहित नहीं होगी। दो कंडीशन देख ली, लेकिन एक पल के बाद में एसी अपना मान के साथ दिशा बदलेगी, एसी प्रवाह दिशा बदलेगी तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। जब यहाँ नेगेटिव होगा तो D1 क्या होगा, रिवर्स अवस्था में आ जाएगा, और D2 क्या होगा, फॉरवर्ड अवस्था में आ जाएगा। अब बताओ पहली कंडीशन में क्या था, धारा प्रवाहित हो रही थी, यहाँ धारा आपको क्या मिला, यहाँ धारा मिली है, आपको धारा मिल गई, यहाँ पे इस बिंदु पर आपको धारा मिली है। लेकिन दूसरी अवस्था में क्या होगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, सेकंड धारा की दिशा बदलने पर, दिशा बदलती है, एसी की दिशा बदलती है, दिशा बदलती है, तो क्या होता है, S1 क्या होता है, नेगेटिव होता है, और D1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस बाइस हो जाएगा, मतलब कि रिवर्स बाइस हो जाएगा, और आई नहीं होगी, धारा नहीं होगी, वहाँ पे धारा नहीं प्रवाहित होगी, इसके अंदर से धारा नहीं जाने देगा, रिवर्स बाइस अवस्था में धारा नहीं जाने देगा। और उस समय क्या होगा, ये जो डायोड 2 है, S2 क्या होगा, S2 पॉजिटिव होगा, और D2 क्या हो जाएगा, ये अग्र हो जाएगा, अग्र बाइस कंडीशन में आ जाएगा, और यहाँ धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ धारा प्रवाहित नहीं हुई, लेकिन इस कंडीशन में धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, तो यहाँ क्या मिल गया आपको, पॉजिटिव मिल गया, धारा प्रवाहित यहाँ क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। और एक पल के बाद में फिर एसी की दिशा बदलती है, इस कंडीशन में दिशा बदलती है, तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर धारा इधर से प्रवाहित हो जाएगी। तो कहने का मतलब एक बार में एक ही डायोड से धारा प्रवाहित होगी, लेकिन यहाँ आपको पॉजिटिव मिलता रहेगा। एक बार पॉजिटिव ये देगा, अगली बार अगली दिशा में पॉजिटिव ये देगा, एक बार पॉजिटिव ये देगा, लेकिन यहाँ के आपको पॉजिटिव कंटिन्यू मिलता रहेगा। मतलब कि डीसी का पॉजिटिव मिला आप लोगों को, क्या मिला है, डीसी का पॉजिटिव मिला है आप लोगों को। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों एसी को डीसी में बदलते हैं। डीसी में कैसे बदली, देख लिया आप लोगों ने, फॉरवर्ड और रिवर्स अवस्था के आधार पर एसी को डीसी में बदला गया है। अब उस एसी की वेव फॉर्म क्या होगी, उस एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एसी का मान कैसे होगा, वो अब आपको मैं एक डायग्राम और बना के दिखाता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में, ये समझ गए आप लोग तो आपको दूसरा डायग्राम समझ में आ जाएगा। अब दिखाता हूं आपको क्या होता है। देखो उस एसी का चित्र जरूर देखना, मैं आपको दिखाता हूं। देखो सारी कंडीशन बताऊंगा आपको, प्रत्येक कंडीशन बताऊंगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए जो आपको समझ में नहीं आया हो। देखो यहाँ से पूरा मिटा देता हूं मैं और आप लोग समझ जाओगे। अब उस एसी की कंडीशन देखो, यहाँ क्या दिया आप लोगों ने, यहाँ दिया आप लोगों ने एसी, और यहाँ क्या मिला, डीसी मिली है। कैसी डीसी मिली है आपको बताऊंगा, शुद्ध मिली है या शुद्ध अशुद्ध मिली है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो इस एसी की बात कर लेते हैं, एसी के मान को देख लेते हैं। यहाँ एसी का मान कैसा होगा, देखो ये एसी के मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रत्येक यहाँ से चारों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा यहाँ पे, फिर आपको समझ में आएगा। ये एसी का ओमेगा टी है, देखते चले जाना, मेरी बातें गौर से सुनना। एसी का ओमेगा टी है, यहाँ से क्या होगा, थोड़ा दूर बना दिया कि यहाँ पे ये होगा। एक एक कंडीशन, सबसे पहले क्या दिया आप लोगों ने, उस एसी की बात करता हूं। सबसे पहले जो आप लोगों ने दिया, ये आपकी वो एसी है। ये क्या दिया आप लोगों ने, एसी दी, और ये आपका ओमेगा टी है। देखो ये आपका ओमेगा टी, ये एसी दे दिया आप लोगों ने। मैं लाल रंग से दिखा देता हूं। ये आप लोगों ने दिया एसी, कैसी दी, यहाँ पे, ये यहाँ पे दी है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और नीचे आएगा तो क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप लोगों ने देख लिया। अब क्या होगा, एक पहली कंडीशन, जब ये सिरा यहाँ पे आता है, ये सिरा यहाँ पे आता है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये सिरा यहाँ पे आएगा, ये सिरा नीचे आएगा। तो पहली बार डायोड जब इसकी बात करते हैं, S1 पॉजिटिव, D1 अगर वाइस होगा तो धारा प्रवाहित होगी D1 में से। तो कंडीशन क्या रहेगी, उस कंडीशन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तो कंडीशन ये रहेगी आप लोगों की। दूसरा मैं आपको एक वेव फॉर्म और दिखाता हूँ कि आउटपुट में क्या मिलने वाला है। ये देखो यहाँ पे, इसमें क्या होगा, जब ये पॉजिटिव इसको डायोड मिलेगा तो ये फॉरवर्ड होगा तो धारा प्रवाहित हो जाएगी। ये धारा ऐसी कैसे प्रवाहित हो जाएगी,
ये धारा प्रवाहित होगी। हुई कि नहीं हुई? ये आप लोगों की मैं पहले से दिखा देता हूँ आप लोगों को, मैं इसके भाग दिखा देता हूँ कौन कौन से भागों में से धारा प्रवाहित होगी। ये एक भाग हाफ, मतलब कि आधे आधे चक्र में दिखाता हूँ आपको। ये आधा चक्र ये दे दिया और एक आधा चक्र ये दे दिया, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगी कि इसका आधा चक्र कैसे था, और एक आधा चक्र ये दे दिया। क्योंकि ये 4 कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर करने वाले हैं, और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि धारा कैसे प्रवाहित होगी, एसी को डीसी में कैसे बदला जाएगा, कौन सी डीसी होगी। अब देखो ये मिला तो फॉरवर्ड अवस्था में चलेगा, तो इसमें क्या होगी, इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। कौन से में? D1 से धारा प्रवाहित होगी, D1 से ये धारा प्रवाहित होगी। लेकिन वो एक क्षण के बाद में जब बदलेगी तो ये D1 की धारा होगी, D1 धारा प्रवाहित करवाएगा। लेकिन एक सेकंड के बाद में D1 में धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो D2 में धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित वो दिखाऊंगा। लेकिन एक क्षण के बाद फिर बदलेगा, फिर जो ही पॉजिटिव इसको मिलता रहेगा एक एक हाफ साइकिल के बाद। कैसे? हाफ साइकिल के बाद इसको पॉजिटिव मिलता रहेगा। हाफ साइकिल पहले ये आई, हाफ साइकिल ये बदल गई, फिर हाफ साइकिल के बाद पॉजिटिव मिलेगा, तो ये धारा प्रवाहित हो जाएगी ऐसे। फिर हाफ साइकिल में धारा प्रवाहित नहीं होगी D1 में से, ये D1 की धारा है। फिर हाफ साइकिल के बाद दोबारा धारा प्रवाहित होगी, ये D1 की धारा है। तो मतलब D1 हाफ साइकिल को छोड़ छोड़ के धारा प्रवाहित करेगा, और यहाँ हाफ साइकिल की धारा मिलेगी आपको यहाँ पे। या कैसे मिलेगी? हाफ साइकिल की धारा। ठीक है, अब उसी कंडीशन में देखते हैं कि इसको यदि नेगेटिव मिलता है तो क्या होता है, D2 क्या होता है। अब दूसरी लाइन आपको खींच के दिखाऊंगा आप लोगों को कि दूसरी कंडीशन क्या होती है। मान लीजिए कि दूसरी कंडीशन खींची आप लोगों ने, ये खींच ली। जब इसको पॉजिटिव मिलता है तो ये धारा प्रवाहित करवाता है, क्योंकि इसमें से धारा प्रवाहित होगी, रिवर्स में तो नहीं। इसको पॉजिटिव मिला, ये फॉरवर्ड हुआ कब? जब S2 इस कंडीशन में, तो S1 में धारा प्रवाहित हुई, लेकिन S2 की धारा प्रवाहित मैंने नहीं दिखाई आपको, D1 की धारा दिखाई है मैंने आपको। फिर S1 नेगेटिव होगा या S1 नेगेटिव होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन S2 पॉजिटिव हो जाएगा तो धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब S2 की धारा देखो, इसमें से क्या मिला था वो बात अलग है। S2 पॉजिटिव हुआ, धारा प्रवाहित होगी, ये D2 हुआ। फिर D2 ने हाफ साइकिल में धारा प्रवाहित नहीं की, फिर हाफ साइकिल में धारा प्रवाहित करवा दी, ये D2 की धारा है। फिर हाफ साइकिल की धारा प्रवाहित करवा दी, ये D2 की धारा है। बोलो है कि नहीं है? तो क्या होगा इस कंडीशन में? D1 हाफ साइकिल के बाद में और D2 में दो हाफ साइकिल के बाद में धारा प्रवाहित करता रहेगा, लेकिन यहाँ आपको कंटिन्यू धारा पॉजिटिव मिलती रहेगी, कंटिन्यू धारा मिलती रहेगी। आधे साइकिल में ये देगा, आधे साइकिल में ये देगा, यहाँ कंटिन्यू धारा मिलती रहेगी। तो इस आउटपुट में कैसी मिली आप लोगों को? ये इसमें धारा कैसी मिली? इसमें ये मिली आप लोगों को, ये मिल गई, ये D1 की है, ये D2 ने दिया, ये D1 ने दिया, ये D2 ने दिया, यहाँ जो मिल रही है। तो तीसरी वेव फॉर्म खींच के दिखाता हूँ आप लोगों को कि धारा कौन सी मिली है आपको, ये धारा कौन सी मिली है, इसकी बात करते हैं। तीसरी वेव फॉर्म में यहाँ वो उस आउटपुट धारा की बात करते हैं। आउटपुट धारा में क्या मिला आप लोगों को? यहाँ क्या मिला है? IDC का मान क्या मिला है? तो ये मिलेगा आधे चक्र ये, फिर D2 की धारा, फिर D1 ने प्रवाहित की, फिर D2 ने प्रवाहित की, फिर D1 ने प्रवाहित की, फिर D2 ने प्रवाहित करवा दी। तो इस ये धारा किसकी है? D1 की है, डायोड 1 की है, ये डायोड 2 की है, ये डायोड 1 की है, ये डायोड 2 की है, ये डायोड 1 की है, ये डायोड 2 की है, ऐसे है। तो आपको क्या मिला? माइनस नहीं मिला आपको। AC का जो सिद्धांत था वो खत्म हो चुका है। AC का सिद्धांत क्या था? AC अपना मान एवं प्रवाह दिशा निश्चित समय के साथ परिवर्तित करती रहती है। मान तो परिवर्तित किया है लेकिन दिशा परिवर्तित नहीं हुई। यहाँ पे मान परिवर्तित हुआ है तो दिशा नहीं होती, लेकिन DC में क्या होता है? मान एवं दिशा परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ मान तो परिवर्तित, इसका मतलब ये DC तो है, क्योंकि AC होता तो नीचे आपको माइनस चिन्ह मिलता, लेकिन DC तो है, लेकिन कैसी है? शुद्ध नहीं है। तो यहाँ शुद्ध DC मिलने वाली नहीं होगी। यहाँ पे ये शुद्ध DC नहीं होगी, शुद्ध DC नहीं होगी। तो कैसी होगी? स्पंदी होगी। ये कौन सी DC मिली आपको? स्पंदी DC मिली है, पल्सेटिंग DC मिल गई आप लोगों को। ये अब पल्सेटिंग DC को शुद्ध DC में करेंगे तो फिल्टर परिपथ का प्रयोग करेंगे, वो आपको दिखाऊंगा। फिल्टर सर्किट इन डायोड अपने रेक्टिफायर की बात दिखाऊंगा आपको। तो ये इनको मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करके दिखाया है। ये कौन सी DC है? स्पंदी DC है, ठीक है ना। तो अब कहोगे सर नेगेटिव कहाँ से लिया? तो इस परिपथ में द्वितीय कुंडली के जो मध्यम सिरा निकाला जाता है, सेंटर टेप निकाली जाती है, उसमें से ऋणात्मक प्राप्त किया जाता है और पॉजिटिव आपको ये मिल गया। सर्किट को पूरा किया और धारा प्रवाहित होगी। अब आगे इसकी मान देखते हैं, किस प्रकार इसमें मान कम ज़्यादा होता है, किस प्रकार नहीं होता है। इसमें रिपल, ये रिपल है। रिपल क्या होता है?
मतलब कि उर्मी का घटक क्या होता है उसकी बात करते हैं। ये आगे देखेंगे उर्मी की, ये उर्मी का घटक है। रिपल का मान होता है, रिपल का मान कितना होता है, यहाँ रिपल कितनी होगी, यही आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि प्रश्न 2 आते हैं कि ये किस प्रकार की डीसी को उत्पन्न करके देता है, स्पंदी डीसी को देता है, जिसको कहते हैं पल्सेटिक डीसी। एसी दिया, इसमें क्या हुआ, 2 डायोड प्रयोग किए गए हैं। दोनों डायोड फॉरवर्ड अवस्था में, रिवर्स अवस्था में, फॉरवर्ड अवस्था में होता रहेंगे, आपको डीसी मिलती रहेगी। इसमें से 2 होंगे, 2 डायोड होंगे और एक सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाएगा। अब तक का निष्कर्ष यही निकला है। आगे निष्कर्ष और निकालेंगे, इनमें धारा का मान क्या होगा, पीआईवी वोल्टेज का मान क्या होगा, उसका मान निकालते हैं और उसके फॉर्मूले के आधार पर उनका मान रखते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या बता सकते हो कि यहाँ कितनी धारा मिली। यहाँ 2 धाराओं का स्वरूप है, एक बार धारा ये आई और एक बार धारा ये आई, लेकिन प्रभावी एक बार एक ही धारा प्रभावी हुई है, धारा एक बार एक ही प्रभावी हुई है। अब आप लोग देखोगे ये एसी थी, यहाँ एसी दी, देखो एक साइकिल में कितने प्लस हैं, एक साइकिल यहाँ तक की एक साइकिल है ना, एक साइकिल पूरी ये है, एक प्लस है एक माइनस है। एक साइकिल में एक बार नेगेटिव होता है, एक बार पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ देखो एक साइकिल में कितने पॉजिटिव हैं, एक साइकिल में कितने पॉजिटिव हैं, 2 पॉजिटिव हैं। यहाँ देखो एक साइकिल यहाँ तक की हुई, एक साइकिल यहाँ तक की हुई, एक यहाँ तक की हुई, एक साइकिल, तो एक साइकिल में कितने पॉजिटिव आए, यहाँ पे 2 पॉजिटिव आए हैं, 2 रिपल होगी। क्योंकि इसमें उर्मी का घटक बच गए कि एसी के कुछ अंश रह जाते हैं। उर्मी का घटक किसे कहते हैं, उर्मी का घटक रेक्टिफायर के रेक्टिफिकेशन करने के बाद, रेक्टिफायर की आउटपुट से एसी के कुछ अंश रह जाते हैं, उसको कहते हैं उर्मी का घटक। याद रखना बात, परीक्षा में काफी बार उर्मी का घटक क्या होता है, रेक्टिफायर के रेक्टिफिकेशन करने के पश्चात रेक्टिफायर की आउटपुट में कुछ एसी के अंश रह जाते हैं, कुछ एसी के भाग रह जाते हैं, जिनको कहते हैं उर्मी का घटक। और ये भाग रहेंगे, इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको कहेंगे उर्मी का आवर्ती कहते हैं, जिसको कहते हैं उर्मी का आवर्ती, रिपल जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं। तो इसको हिंदी में कहेंगे ये क्या है, उर्मी का घटक है। किसके हैं, एसी के अंश बच चुके हैं आउटपुट में, किसके आउटपुट से, डीसी के इस रेक्टिफायर के आउटपुट में। तो ये क्या होगी, उर्मी का घटक बच गए। ये जो प्लस बच गए ये क्या होगी, उर्मी का आवर्ती होगी। उस आवर्ती का मान कितना होगा उसकी काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, और आज देख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, दोनों की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जितने पॉजिटिव होते हैं, देखो यहाँ से इसमें कितने पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव तो चलेंगे लेकिन पॉजिटिव दूसरा आ गया यहाँ पे, तो कितने डबल हो गए, तो इसमें कहेंगे सप्लाई आवृत्ति से डबल रिपल मिले हैं। यहाँ पे यहाँ एक रिपल था, यहाँ डबल मिले हैं। तो क्या कह सकते हैं कि रिपल फ्रीक्वेंसी का मान काफी बार पूछा गया है। यहाँ लिखेंगे रिपल फ्रीक्वेंसी FR, रिपल फ्रीक्वेंसी का मान, ये कौन सी है, रिपल फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं मैं, रिपल फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं उर्मी का आवर्ती। उर्मी का आवर्ती का मान कितना होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का 2 गुना। सप्लाई फ्रीक्वेंसी में एक घटक था, यहाँ 2 आ गए, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का 2 गुना, तो 2 गुना FS, एस में सप्लाई आवृत्ति, सप्लाई आवृत्ति लिख देता हूँ, F सप्लाई में सप्लाई आवृत्ति का 2 गुना होता है। ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर में सप्लाई आवृत्ति के बराबर था, क्योंकि वहां एक ही घटक था। यहाँ कितने आ गए, एक साइकिल में 2 घटक मिल चुके हैं। अब आपसे पूछा जाए किसी फुल वेव रेक्टिफायर में, यहाँ फुल वेव की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, क्या दिया 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो रिपल आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा, 2 × 50 बराबर कितना होगा 100। यहाँ आवृत्ति का मान कितना मिलेगा, 100 हर्ट्ज मिलेगा आपको। ये काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का 2 गुना होता है। ये आप लोग देख चुके हो। अब देखेंगे धारा की बात करते हैं। ये IDC है, यहाँ से ये IDC, इस धारा के, यहाँ धारा कौन सी आई, यहाँ धारा ये आ गई IDC बराबर ID1 आ गई और प्लस ID2 आ गई। 2 धारा मिली आपको, ID1 आई और ID2 आ गई। यहाँ धारा 2 मिली आप लोगों को। ये RL का मतलब लोड लगाया, रेजिस्टेंस लोड लगाया, जिस धारा प्रवाहित होती रहे, ये आप लोगों का था इसमें। अब इस दिष्टकारी से क्या मिलने वाला है, वोल्टेज का मान क्या रहेगा, उनके बारे में और लिख लो आप लोग, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें PIV वैल्यू क्या होती है, DC का मान कितना होता है, मैक्सिमम DC का मान कितना होता है, एवरेज वैल्यू का मान क्या होता है। अब आप लोगों ने मेरा AC का चैप्टर देखा होगा, AC फंडामेंटल पढ़ा होगा, तो आज सब कुछ समझ में आ जाएगा कि औसत मान क्या था, RMS मान क्या था, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, फॉर्म फैक्टर क्या था,
ठीक है ना, ये सब आएंगे। और आज रिपल फैक्टर भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, रिपल फैक्टर क्या होता है। तो अब उनका मान देख लेते हैं, किन किन का मान, मैं आपको प्रत्येक मान लिखाता हूं, आप लिखना चाहो तो लिख लो। वी मैक्सिमम, वी आरएमएस लिखेंगे कि यहाँ आरएमएस वैल्यू कितनी मिलेगी, वी डीसी, डीसी की आरएमएस वैल्यू, वहाँ डीसी मिला ना, उस डीसी की आरएमएस वैल्यू का मान क्या मिलेगा, तो लिखेंगे वी एम इंटू 0.707, सॉरी 0 पर नहीं, औसत मान यहाँ 60636, ये होगा वी आर एम एस। एक तो याद रखना, वी मैक्सिमम मान कितना मिलेगा, मतलब अधिकतम मान कितना मिलने वाला है, वी मैक्सिमम मान, तो वी एम अधिकतम मान कितना मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एसी होगी वहाँ औसत मान भी होता है, एसी में आरएमएस मान भी होता है, एसी में इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी होती है, एसी में अधिकतम मान भी होता है, सब मान होता है। डीसी में ऐसा नहीं होता है, डीसी में सब कुछ मानों का एक ही मान होता है, क्या, डीसी का अधिकतम मान, ठीक है। और एसी के डीसी के मान के बराबर कौन सा है, डीसी का अधिकतम मान होगा और एसी का आरएमएस मान होगा, दोनों बराबर रहेंगे। लेकिन यहाँ तो एसी भी तो है साथ में, एसी के प्लस भी तो है, इसलिए इनका मान पूछा गया है। तो वी एम का मान क्या होगा, वी एम, ठीक है ना, ये वी एम तो लिखा दिया, वी एम भी बोल सकते हैं, वी एम बराबर 6.36, ये इसका मान होता है। अब ये क्यों होता है, ये मेरा पिछले वीडियो देखना, हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने आपको सब कुछ लिखा था। तो वोल्टेज डीसी का मान क्या हो गया, यहाँ डीसी में क्या मिलेगा, डीसी में वोल्टेज डीसी, डीसी वी डीसी, यहाँ वी डीसी मिला आप लोगों को, ये वी डीसी मिला है, ये इसका मान कैसे मिलेगा आप लोगों को, इसका मान कितना होगा, तो लिख सकते हैं वी आर एम एस अपॉन 0.707, ये क्या है, ये आरएमएस वैल्यू थी किसकी, एसी की आरएमएस वैल्यू थी, और 0.636 ये क्या थी, ये औसत मान था। ये आपको वीडीसी मिलेगा, काफ़ी बार परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि एसी में फुल वेव रेक्टिफायर में वीडीसी का मान कितना होगा। जब इसको सोल्व किया जाता है, ऐसा यहाँ तक निपटने वाला नहीं है, जब इसको सोल्व किया जाता है, किसको, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, वीडीसी बराबर होगा, इसमें इसका भाग देंगे तो 0.9 आएगा, 0.90, तो लिख सकते हैं वी आर एम एस इंटू 0.9, ये आपको वीडीसी का मान मिलेगा, इस वोल्टेज डीसी का मान मिलेगा। जो आपको आरएमएस मान दिया आपको मिलेगा, उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वीडीसी का मान मिल जाएगा। ये तो थी बात इनकी। अब डायोड की धारा वहन क्षमता, डायोड की धारा वहन क्षमता, ये डायोड इधर भी धारा प्रवाहित करवा, देखो ये डायोड इधर धारा, और इसमें यदि धारा इसमें प्रवाहित होगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी, डायोड की धारा वहन क्षमता क्या होगी, तो लिख लो डायोड की धारा वहन क्षमता, मैं इसके नीचे लिखा देता हूँ, डायोड की, ये मान काफी बार परीक्षा में एक दो मान पूछ लिए गए हैं, धारा वहन क्षमता क्या होगी, धारा वहन क्षमता डी आई डी सी बराबर धारा वहन क्षमता की, इस डायोड में धारा, ये पूरे मतलब कि यहाँ जो धारा प्रवाहित है वो तो साइन करेंगे, ये भी साइन करेगा, ये भी साइन करेगा, तो दोनों साइन करेंगे, तो क्या लिखेंगे आई डी वन प्लस आई डी टू, ये दोनों मिलकर इस पूरी धारा को साइन करेंगे, कौन सी, आई डी सी, इस आई डी सी का मान को, इसको ये दोनों मिलकर साइन करेंगे, तो आई डी सी का मान क्या होगा, ये होगा, इन दोनों का योग होगा आई डी सी, तो डायोड साइन करने वाले होंगे। ये क्या आता है, कभी कभार पूछा जाता है कि इसका मान ही कितना होता है, आई डी सी का मान, तो आई डी सी का मान दोनों का मान है ना, तो यदि 1 एम्पीयर धारा चल रही है तो उसका आधा ये होगा, 1 एम्पीयर धारा चल रही है तो उसको देख, जैसे यहाँ 1 एम्पीयर धारा चली तो आधा एम्पीयर ये है, आधा एम्पीयर ये है, तो आधा हो गया ना, तो लिख सकते हैं आई डी सी का मान, आई डी सी बराबर 0.5 होगा, आई डी सी, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ एक ही डायोड की धारा मिलने वाली है, दो की नहीं मिलेगी, तो एक की ये मिलेगी, एक की ये मिलेगी, तो उसका आधा हो गया था, 0.5 आई डी सी का मान हो जाएगा। काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, एक ये था। अब आई डी सी मतलब कि अधिकतम मान कितना होता है, ये तो डायोड की धारा वहन क्षमता है, डायोड की धारा वहन क्षमता है, तो डायोड सहन करेगा, लेकिन इसमें धारा प्रवाहित होगी, उसकी बात करते हैं कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो उसको लिखेंगे, यहाँ दो, देखो यहाँ दो धाराएं हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना मेरी बात, यहाँ कितनी धाराएं हैं, यहाँ देखो दो धाराएं हैं, है ना, एक तो आई डी वन की धारा है और एक आई डी टू की धारा है, दोनों में अधिकतम धारा है, तो आई डी सी का मतलब कि धारा प्रवाहित होगी वो 2IM अपॉन पाई, ये आपको मान मिलने वाला है फुल वेव रेक्टिफायर में प्रवाहित होने वाली धारा, फुल वेव रेक्टिफायर में प्रवाहित होने वाली धारा। और डायोड कौन सी धारा साइन करेंगे, वो 0.5 धारा जो भी मिलेगी उसको 0.5 से गुणा कर देंगे, वो धारा मिल जाएगी आप लोगों को। अब इसको यदि आगे हल करते हैं तो क्या मिलता है, इस दो को नीचे रूट में लगा देंगे, तो आई डी सी बराबर किसको, इस दो को नीचे रूट में ले आएंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ, तो आता है IM अपॉन √2, ये आपको काफ़ी बार परीक्षा में मिलेगा। ये डायोड में या तो ये मिलेगा आप लोगों को या फिर ये मिलेगा, दोनों एक ही बात है। तो जिस भी प्रकार का मान आपसे पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो, लेकिन एक बात पूछते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर से फुल वेव रेक्टिफायर में अच्छा क्यों है, क्या गुण है इसके अंदर,
इसकी जो दक्षता होती है वो उससे उच्च होती है। किससे? हाफ वेव रेक्टिफायर से उच्च होती है। कितनी होती है? काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है। तो लगभग आपको बताऊं इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए तो लिख लो, एफिशिएंसी लगभग होती है 81.2% के लगभग होती है। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है भी कि फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है। एफिशिएंसी 81.2% के लगभग। वैसे तो 81% आती है, लेकिन राउंड फिगर में देखा तो 81.2 भी आ सकता है। एक तो ये था। अब एक चीज़ और आती है, रिपल फैक्टर का मान क्या होगा। रिपल फैक्टर, यहाँ रिपल फैक्टर पूछे गए हैं। यहाँ रिपल फैक्टर का मान कितना होगा, तो इसका रिपल फैक्टर लिख लो। किसका? इस फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है? उर्मी का घटक होता है। उर्मी का घटक क्या होता है उसकी परिभाषा देख लो, आपको बताता हूँ उर्मी का घटक क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ी देर पहले, रेक्टिफायर के रेक्टिफिकेशन के पश्चात रेक्टिफायर के आउटपुट में एसी के कुछ अंश रह जाते हैं जिनको उर्मी का घटक कहते हैं, जिसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अब उसका यदि फॉर्मूला पूछा जाए कि सर फॉर्मूला ही बता दो कि कैसे रिपल फैक्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ। चलो उसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला लिख लो, आप ऊपर लिखा देता हूँ। अब क्योंकि ये आप लिखोगे, मैं मिटाने वाला नहीं हूँ कि आप साथ साथ लिखे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप ऊपर लिख लो इसका फॉर्मूला। मैं यहाँ इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ। यहाँ से किसका लिखाएंगे? रिपल फैक्टर का फॉर्मूला। तो ये लिख लो, रिपल फैक्टर, इसको उर्मी का घटक कहते हैं, उर्मी का गुणक होता है। इसमें क्या लिखेंगे? ऊपर मतलब कि अनुपात होता है, गुणक, फैक्टर लग गया है। फैक्टर मैंने आपको बताया, फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती है, उसका मान होता है, और ये किन्हीं दो राशियों का अनुपात होगा। तो ठीक है, किन्हीं दो राशियों का अनुपात किसका होगा? एसी में, एसी वोल्टेज की बात करें, किस किस का अनुपात होगा? एसी वोल्टेज व धारा, एसी के वोल्टेज व धारा के घटकों का आरएमएस मान अपॉन आरएमएस मान। इसका एसी में, एसी का जो घटक मिलेगा आपको, एसी मिलेगी ना, उसके घटक के आरएमएस मान, और डीसी के घटक का, ये डीसी घटक का वी एंड वोल्टेज एंड आई का वोल्टेज, और जो आई दे रखी है उसका औसत मान, औसत मान। यहाँ आरएमएस मान और यहाँ औसत मान। डीसी के जो घटक मिलेगा करंट वोल्टेज का, उसका औसत मान, और एसी का आरएमएस मान, दोनों का अनुपात क्या होगा? रिपल फैक्टर होगा। और इसमें रिपल फैक्टर का मान कितना होता है फुल वेव रेक्टिफायर में? इसमें लिख लो रिपल फैक्टर एफ, रिपल फैक्टर का मान होता है, इसको आर से दर्शाते हैं, आर का मान 0.42 होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ये इसका रिपल फैक्टर का मान होता है। एक चीज़ और बच गई, पूछा जाएगा आपसे इसकी PIV वैल्यू क्या होती है। उसकी PIV का फुल फॉर्म लिख लो पहले तो। इसकी PIV का फुल फॉर्म, PIV क्या होती है? PIV क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज की इनवर्स कंडीशन में, रेक्टिफायर के इनवर्स कंडीशन में वो अधिकतम वोल्टेज जिस पर रेक्टिफायर भंजक नहीं हो, रेक्टिफायर खराब नहीं हो, जो अधिक से अधिक वोल्टेज सहन कर सके। क्योंकि इनवर्स अवस्था में वोल्टेज तो धारा तो प्रवाहित होगी नहीं, वोल्टेज आप लगाते जाओगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो रेक्टिफायर ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन होने से पहले अधिकतम कितना वोल्टेज रेक्टिफायर सहन कर सकता है, उसको कहते हैं PIV। तो लिख सकते हैं कि डायोड या रेक्टिफायर के इनवर्स कंडीशन में, मतलब कि पश्च बायस में या रिवर्स अवस्था में अधिकतम वोल्टेज सहन करने की क्षमता, जिस पर वो ब्रेकडाउन न हो, पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। तो इसका सबका पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। तो इस फुल वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज का मान कितना होता है कि यहाँ ये भी रिवर्स अवस्था में होगा और ये भी रिवर्स अवस्था में होगा, दोनों कंडीशन रिवर्स अवस्था में होगी। तो कितना वोल्टेज सहन करेगा, ये कितना वोल्टेज सहन करेगा, उसको लिखते हैं 2Vm। इसका मान कितना होगा? 2Vm। मतलब अधिकतम वोल्टेज का 2 गुना ये सहन कर लेगा, और अधिकतम वोल्टेज का 2 गुना रिवर्स अवस्था में ये सहन कर लेगा, और अधिकतम वोल्टेज का 2 गुना रिवर्स अवस्था में ये सहन कर लेगा। इसको कहते हैं PIV। तो फुल वेव रेक्टिफायर की PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक रिवर्स अवस्था में कितना वोल्टेज सहन कर पाता है बिना ब्रेक हुई, उसको कहते हैं PIV। उसका मान होता है 2Vm। दोस्तों जितने भी प्रश्न मैंने आपको अब तक आए हैं सारी परीक्षा में आ चुके हैं, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाना। और दोस्तों समझ में नहीं आए, कुछ भी बातें आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में जरूर लिखना। आप जितना कमेंट्स लिखोगे उतना अच्छे से अच्छा फायदा होगा, ठीक है। और इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार हुआ, समझ में नहीं आया या कुछ गलत पढ़ाया या आप लोग के ऊपर से चला गया कि सर हमें तो पल्ले नहीं पड़ी बातें, तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। और अच्छा लगा तो वो भी लिखना, और यदि नहीं पसंद आया तो वो भी लिखना,
ठीक है, ताकि अगले वीडियो में मैं और अच्छा सुधार कर सकूँ। और दोस्तों यदि आप कमेंट्स करते हो तो मुझे उत्साह होता है और 2 गुना पढ़ाने की, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की परीक्षा में कोई पर्सन भी वंचित नहीं रहे आपसे कि सर ने पढ़ाया नहीं। इसलिए आप जितना कमेंट्स करोगे उतने अच्छे से अच्छा पढ़ाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि परीक्षा में कोई पर्सन आपसे वंचित न रहे। अब देखो इसमें इसके फायदे क्या हैं, इसके गुण देखे जाए तो इस फुल वेव रेक्टिफायर के गुण क्या हैं, तो मैं आपको गुण बताता हूँ। देखो इसमें उर्मी का घटक का मान हाफ वेव रेक्टिफायर से कम होता है। जितना उर्मी का घटक है, ये घटक जितने कम बचेंगे, ये घटक जितने होंगे उसमें उर्मी का घटक बचेंगे वो अच्छे से अच्छा होगा। तो उर्मी का घटक का मान हाफ वेव रेक्टिफायर से कुछ कम होता है। तो पूछा जाए हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट में उर्मी का घटक का मान, रिपल फैक्टर का मान कितना है, तो वहां पे था 1.21 था। याद रखना वहां पे क्या था, 1.21 था। यहाँ क्या है 0.42 है जो मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है। अब दूसरी बात, हाफ वेव रेक्टिफायर से ये अच्छा क्यों है, इसमें गुण क्या है, ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी का मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर था, लेकिन यहाँ 2 गुना है, मतलब कि कंटिन्यू वोल्टेज मिलने वाला है डीसी का, इसलिए ये उससे अच्छी बेटर है। दूसरी बात देखो इसमें और क्या है, एक सबसे बड़े इंपॉर्टेंट और है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक दिशा में धारा प्रवाहित थी, यहाँ दोनों दिशा में देखिए, यहाँ इसमें भी धारा प्रवाहित और यहाँ भी धारा प्रवाहित है। तो यहाँ वोल्टेज का मान एक बार 0 रहेगा और यहाँ अधिकतम रहेगा। तो लिख सकते हैं सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर के कारण द्वितीयक कुंडली के या द्वितीयक सेकेंडरी वाइंडिंग के प्रत्येक आधे चक्र में धारा प्रवाहित धारा का मान विपरीत होता है। प्रत्येक आधे चक्र में यहाँ धारा ऐसे होगी, फिर यहाँ धारा ऐसी होगी, ये उल्टी चली जाएगी, धारा ऐसी होगी। प्रत्येक आधे चक्र में देखो, ये आधा चक्र हुआ धारा उल्टी आ गई, यहाँ आधा चक्र हुआ फिर धारा यहाँ पे घूम के उल्टी आ गई। तो प्रत्येक आधे चक्र में धारा विपरीत होती है, इसलिए कोर में चुंबकत्व उत्पन्न नहीं होता है। कोर में विपरीत का चुंबकत्व उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसका ये गुण होने के कारण हाफ वेव रेक्टिफायर से इसको अच्छी तरह से मानते हैं। अब देखो दोष क्या है, इसमें पूछा जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर की वजह से फुल वेव रेक्टिफायर में दोष क्या है। वहाँ 1 डायोड प्रयोग था, यहाँ 2 डायोड प्रयोग होंगे, एक तो ये दोष होता है। दूसरा दोष क्या है, वहाँ सिर्फ ट्रांसफार्मर की जरूरत थी एक 2 वाइंडिंग की, यहाँ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें यह भी अवगुण होता है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार आ चुका है कि हाफ वेव रेक्टिफायर से फुल वेव रेक्टिफायर में क्या दोष है, यहाँ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, वहाँ नहीं होती है, इसलिए ये भी इसमें एक अवगुण है। तो दोस्तों ये तो आप लोगों का था फुल वेव रेक्टिफायर। अगले वीडियो में क्या देखेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, जिसमें 4 डायोड प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर का संपूर्ण अध्ययन किया। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट्स में लिख के बताना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार हुई वो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।